जनाब, अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब खैरियत से हैं और होप सो कि आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आखिरी क्लास में भी पॉसिबल हो कि आज हम ये क्लास आपसे लें। वैसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमारी तो राय अब जाकर थोड़ी सी चेंज हुई। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में, और ये सेक्शन हमारा चल रहा था ज़ूलॉजी का। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें आज में भी कि हम लास्ट क्लास हों और होप्स हो कि नेक्स्ट वीक में हम सब फिज़िकली अपेयर हों। लेकिन मैं पर्सनली जो है वो अब जाकर, यानी कि स्टार्ट में तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे तो उस वक्त तो कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। क्या कहते हैं आप लोग? सही कहते हैं कि अब थोड़ा सा हमें नो हाउ हुआ है कि हमें क्या करना है और किस तरह से आपको बेहतर या और अच्छा तरीका अपनाएं कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्या राय देंगे कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं या फिजिकल क्लास अच्छी है? राइट कीजिएगा ज़रा मुझे थोड़ा सा चार्ट में। ठीक है जी, एक दो आंसर। फिजिकल अच्छी है जी उन्होंने कहा, और एक ने कहा ऑनलाइन। तो इसका मतलब है कि थर्ड में आई बात दोबारा फिजिकल, फोर्थ आया ऑनलाइन, और फिफ्थ आया हमारा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन 3 हो गए जी, और फिजिकल भी 3 हो गए, बराबर हो गया, इक्वल। और फिर ऑनलाइन एक और हो गया जी, ऑनलाइन 4 वोट आ गए और फिजिकल के 3 आए। तो ऑनलाइन हमारी अब तक जीत रही है। हाँ, वोटिंग कम हुई है। 14 इस वक्त पार्टिसिपेंट हैं और 5 लोगों की हुई, और 6 की भी हुई फिजिकल। और फिर फिजिकल 7th ने भी किया, तो फिजिकल 1 वोट से आगे हो गया है जी। फिजिकल 1 वोट ज़्यादा हो गया जी, 4 हो गए फिजिकल और 3 हो गए ऑनलाइन। तो अभी तो 50% वोटिंग हुई है, 16 पार्टिसिपेंट हैं। तो बाकी रिमेनिंग पार्टिसिपेंट भी जल्दी से ज़रा बताएं, क्या आपके नज़र में ऑनलाइन अच्छा है, फिजिकल अच्छा है? 7 लोगों ने दिया आंसर, और रिमेनिंग 9th लोग अभी बाकी हैं। तो जल्दी से बताएं ना मुझे, ताकि ज़रा देखें तो कौन जीता, फिजिकल या ऑनलाइन। अभी तक तो फिजिकल जीत रहा है, एक और वोट आ गया फिजिकल का, तो 8 हो गए फिजिकल, और सॉरी 6 हो गए फिजिकल ना ऑलमोस्ट। तो फिजिकल क्लासेस का रुझान या फिजिकल क्लासेस एक और हो गया जी। मैं टोटल देख लूँ, फिजिकल 1 2 फिजिकल, और 3 4 5 6 7, 7 हो गए फिजिकल, और 3 हमारे ऑनलाइन थे। वोट 1 2 3 4, 4 ऑनलाइन है और 7 फिजिकल है। तो फिजिकल की वोटिंग में इस वक्त ज़्यादा है ना, 19 में से अभी भी पार्टिसिपेंट कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। ठीक कहा जी आपने, फिजिकल डेफिनेटली बेहतर है, और ऑनलाइन में हमें डेफिनेट ये इश्यूज जो हैं, हमारे यहाँ इतना एडवांस नेट नहीं है, और इतना एडवांस हमारे यहाँ अभी डिवाइसेस नहीं है कि, और इकोनॉमिकली भी थोड़ी सी इशू है। एक और फिजिकल का वोट आ गया, और ज़्यादातर मुझे मालूम है फिजिकल एक वजह तो हमारी बेचारी गर्ल्स का होगा ना, जिनको बहुत कम मौका मिलता है घर से बाहर निकलने का। तो कॉलेज भी वो रेगुलर जाती हैं, कोचिंग भी वो रेगुलर आती हैं,
ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ। और बॉयज़ बेचारे, उनका तो कोई टेंशन नहीं है, वो कॉलेज भी नहीं जाना, उन्होंने कोचिंग भी वो जब दिल चाहा छुट्टी कर ली, क्योंकि वो वैसे ही नॉर्मली बाहर उनका आउट पर कोई मसला ही नहीं होता, कोई रोक टोक ही नहीं होती है। अगर कोई रोकेगा भी तो कौन सा उन्होंने रोकना है। ठीक है जी, तो फिजिकल क्लास हमारी इस वक्त ज़्यादा बेहतर, आप लोगों ने वोट दिया, और हमारी भी नज़र में फिजिकली बेहतर है। लेकिन मैं आपको इन जनरल, एक और वोट आया फिजिकल का, मैं आपको इन जनरल ऑनलाइन का अपना एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा शेयर कर रहा था कि मेरी नज़र में ऑनलाइन थोड़ी सी फिजिकल से ज़्यादा, तो बेहतर नहीं कहता मैं उसको, लेकिन कुछ अच्छी है। और इसमें हमारे पास जो मुझे इस वक्त तक नज़र आया, वो ये नज़र आया कि बच्चे सवाल या क्वेश्चन या कोई और सजेशंस बहुत इजीली राइट कर देते हैं। जबकि फिजिकली हम जब क्लास में बैठे होंगे तो बच्चा थोड़ा सा पजल हो रहा होता है कि मैं ये सवाल पूछूं कि ना पूछूं। सबकी बात नहीं कर रहा, उसमें से चंद बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे सवाल उनके पास होता है कि मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या बात सर ने कही है या ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो नहीं पूछ पाता, सिर्फ इस वजह से कि अगर मैंने ये सवाल किया तो ऐसा ना हो कि लोग मुझ पर हंसें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन बहुत अच्छा फेवर लेती है कि आप आराम से अपने हर बात, हर क्वेश्चन इस पर राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई नहीं देख रहा, प्राइवेटली हमारे पास मैसेज सिर्फ आपका आ रहा है और हम ही उसको रीड कर रहे हैं, और हम ही आपको वैसी बात है, मैंने अगर किसी का नाम नहीं लिया और मैंने आंसर दे दिया, क्वेश्चन भी रीड कर दिया, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कौन क्वेश्चन किसने किया। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे यूजुअल क्वेश्चन भी हैं, होते रहे हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन वो जिस बच्चे ने भी किया, डेफिनेटली क्वेश्चन क्वेश्चन होता है ना। मैंने हमेशा आपसे कहा कि क्वेश्चन क्वेश्चन है, चाहे वो बहुत मामूली सा हो, सिंपल सा हो, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। बस आपके जहन में जो बात आ गई उसे आपने पूछना ज़रूर होता है, ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। ठीक है जी, तो बहरहाल हमारे पास इस वक्त 18 पार्टिसिपेंट हैं, मेरा ख्याल से थोड़े से कम है अभी भी, और हम अपनी बात आज स्टार्ट लेते हैं लेक्चर 8 में। और टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मसल्स। इजी टॉपिक है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है ये। रीज़न हाँ इसमें बहुत अच्छे मौजूद हैं, और वो रीज़न हमारे लिए यूजुअली आप देखेंगे तो 5 ईयर में आपको कई बार वो रीजंस नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जी बात हम चलते हैं, और टाइप ऑफ मसल्स मैं शायद थोड़ा सा आपको तेज़ ले जाऊं, क्योंकि बेसिकली आप इस मसल्स और मसल्स की टाइप को पढ़ चुके हैं। अगर ज़्यादा तेज़ लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा रिदम रखूं और उस रिदम में आपको इक्वलाइज करता हुआ चलूं। ठीक है ना, बेसिक है, सब आपके नॉलेज में है। अब मुझे आइडिया नहीं होता, ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे आइडिया नहीं है कि मैं अपने बच्चों को क्या दे पा रहा हूँ। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप क्या मुझसे गेन कर रहे हैं। ये एक ड्रॉबैक है, बिल्कुल ड्रॉबैक्स अपनी जगह पर मौजूद हैं ऑनलाइन के। ठीक है जी, तो अगर हम आपको कहें कि जी आप बुक में इस वक्त पेज नंबर हैं 42 पर, ठीक है, 42 पर आप हैं मौजूद, और इसमें हम मस्कुलर सिस्टम का आपको एक आइडिया पैराग्राफ दिए में 2-3, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारी लास्ट पैराग्राफ में है, जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है। 2 लाइनों का एक छोटा सा पैराग्राफ मिल रहा है आपको, उसमें लिखा देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 600 मसल्स आपके पास होते हैं, और एमसीक्यूज में ये आपसे पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं। ठीक है जनाब,
और उसके नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, अ मैन एंड अ वुमन बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स एंड द सेम नंबर ऑफ मसल्स। तो ये भी याद रखिएगा कि हमारे मैन और वुमन में दोनों में बराबर ही मसल्स होते हैं और बराबर ही बोन्स भी होती हैं। ठीक है। अब जो मस्कुलर सिस्टम है, ये मस्कुलर सिस्टम हमारा पूरा हमें एक्चुअली क्या करता है, हमारे स्केलेटन को मूवमेंट करने में मदद दे रहा होता है, हमारे ऑर्गन्स को, लाइक हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, तो हर चीज को मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू इसने करवानी है, और वो करने के बाद हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये, कौन सा, मूवमेंट का। अगर ये मूवमेंट हमारी स्टॉप हो जाती है तो लाइफ भी स्टॉप होने के करीब पहुंच जाती है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारी लाइफ की ये मूवमेंट बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बहरहाल हम मूवमेंट में जो हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं इस वक्त ज़्यादातर, तो उसमें हमारे ये मस्कुलर सिस्टम मौजूद होगा, मसल्स मौजूद हैं, और वो किस तरह से मूवमेंट करता है उसकी टाइप्स पहले आप देखेंगे, फिर टाइप्स के बाद फिर हम उसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि उसकी मूवमेंट होती कैसे। ठीक है। और मैकेनिज्म का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। टाइप्स ऑफ मसल्स में हमें शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस एज अ डिफरेंस मिलता है, कभी कोई इत्तेफाक से अगर दे दे, वरना हमारे रीजन यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, रीजन आपका आपको नजर आएगा यहाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, मसल्स हमारे तीन टाइप्स के हमें मिलते हैं। नंबर एक, स्मूथ मसल्स। ठीक है। नंबर टू हमारा होता है स्केलेटल मसल्स, और नंबर थ्री हमारा होता है कार्डिक मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स का नाम भी देते हैं, और स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स का नाम भी देते हैं। कार्डिक को हम कार्डिक ही कहते हैं, जबकि स्मूथ को हम एक नाम और दे सकते हैं या देते हैं, अनस्ट्राइटेड। और स्केलेटन मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स का नाम। स्ट्राइटेड माने होता है धारीदार, धारियां जिसमें नजर आए। तो स्मूथ मसल्स में धारी हमें नजर नहीं आती जब ये मूवमेंट कर रहा होता है। तो ये जैसा मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट के वक्त इसकी पोजीशन या स्ट्रक्चर नजर आ रहा, वैसा ही आपको जब ये रिलैक्स हो रहा होगा तभी नजर आ रहा। ठीक है। तो हम इसे अनस्ट्राइटेड या इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल कहते हैं। ठीक है जी। मसल्स क्या है हमारे स्मूथ? द मसल्स आर दोज मसल्स विच मूवमेंट इज नॉट आवर कंट्रोल। तो पहली बात आपके लिए क्या, कि हमारा ये स्मूथ मसल जो है ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं। भाई हार्ट अटैक, हार्ट मूवमेंट कर रहा है, लंग्स मूवमेंट कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक मूवमेंट कर रहा है, आपकी आर्टरीज की मूवमेंट है, आपकी वेन्स की मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट आपके कंट्रोल अंडर में नहीं होती। ये हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है? देयर मूवमेंट कंट्रोल बाय हार्मोन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये डायरेक्टली हमारा ब्रेन, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में काम करना होता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, या इसको कोई ना कोई हार्मोन चला रहा होता है। जैसे आपने एक हार्मोन का नाम अभी शायद सुना है कि नहीं, बाद में भी सुनेंगे, एसिटाइल कोलिन। इसका एक प्रैक्टिकल हुआ करता था सेकंड ईयर में ना, पहले, आज से शायद कोई 10-12 साल पहले हुआ होगा। तो उसमें हम अपने फ्रॉग के हार्ट को जिसमें डायसेक्शन करते ना, वैसे ही नॉर्मल डायसेक्शन करते थे, और हार्ट को उसकी जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है वो उतार कर, और उसके ऊपर हम एसिटाइल कोलिन के ड्रॉप्स डाला करते थे। तो उससे देखते थे उसकी मूवमेंट में डिफरेंस आ रहा है। और फिर हम एक लेट, यानी कि अभी आपने डायसेक्शन फौरन करके किया, फिर हमने 10-15 मिनट बाद ऐसे ही खुला छोड़ दिया उसको,
फिर 10-15 मिनट बाद हार्ट तो मूव कर रहा होता है ना, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको फर्स्ट ईयर में जब डायसेक्शन किया होगा, हार्ट तो काफ़ी देर तक मूवमेंट कर रहा होता। अगर आपने कोई बड़ी वेन ने या आर्टरी नहीं कट ऑफ की तो हार्ट आपका काफ़ी देर तक कायम रहता है, चल रहा होता। तो फिर आप 10-15 मिनट के बाद उसको दोबारा एसिटाइलकोलिन डालकर देखते हैं, तो उस वक्त तक उसकी मूवमेंट स्लो हो चुकी होती है। फिर जैसे ही आपने एसिटाइलकोलिन डाला और उसके अलावा हमने एड्रेनलिन हार्मोन उसमें डाला, तो वो उसकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा होता है कि जी हमारे हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं स्मूथ मसल्स को, प्लस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। और नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर के अंदर, सॉरी नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में, तो उसमें हम देखेंगे कि उसके दो मेजर पार्ट बनाए जाते हैं। एक वो जो ऑटोनॉमिक कहलाता और एक वो जो सिंपैथिक कहलाता। फिर सिंपैथिक की टाइप्स हैं, वो फिर हम फर्दर उसी वक्त आपको दिखा देंगे। ठीक है ना। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद ही ऑटो सिस्टम के तहत काम कर रहा है। पहली बात हम इसकी देखते हैं जनाब करेक्टर्स में, लोकेशन इसकी क्या है। दीज मसल्स आर लोकेटेड इन वॉल ऑफ hollow internal structure such as blood vessels, intestine, stomach, urinary bladder and so on. तो इंटरनल ऑर्गन आपके जो भी आपको नजर आते हैं उनकी जो वॉल होती है मेम्ब्रेनस, वो इसी मसल से बनी होती है। जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो पेरिकार्डियम जो है वो हमारी स्मूथ मसल से बनी होती है। लंग्स के ऊपर एक आउटर कवरिंग पहले है, उस कवरिंग को भी, ब्रेन के ऊपर भी एक कवर है, उसको भी स्मूथ से बनाया जाता है। किडनी के ऊपर भी दिखाई थी ना कट करके, वो भी स्मूथ मसल्स की होती है। तो स्टमक पर भी, इंटेस्टाइन पर भी, ब्लड वेसल्स के ऊपर भी, ब्लड वेसल में आर्टरी, वेंस, कैपिलरी सब आ जाती है। ठीक है। तो ये वहाँ सब ऐसी मूवमेंट जो इनके अपने ब्रेन के डायरेक्टली कंट्रोल में होती है, वहाँ इनका लोकेट होना ज़रूरी है ताकि उन ऑर्गन्स को हमेशा मूवमेंट में रखा जाए, किसी भी हालत में उनकी मूवमेंट को स्टॉप ना किया जाए। चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बेहोश हो चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुका है, आपके ऑर्गन्स जो इंटरनल और वाइटल हैं उनकी मूवमेंट रोकी ना जा सके। ठीक है जी। शेप हम इसकी बात करें तो ये स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल होता है लंबूतरा टाइप का, और एक साइड से थोड़ा पतला हो जाए, जैसे फिश है ना, तो आप कहते हैं ये स्पिंडल शेप है। एक साइड से माउथ साइड देखेंगे तो वो थोड़ा छोटी हो गई, पॉइंटेड हो गई, तो उसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप। न्यूक्लियस, दे कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। तो हर स्मूथ मसल के फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियाई होता है, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं जनाब कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे आपको आगे चलकर इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बताएंगे। दे हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना तो मुझे लगता है कि शायद अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बता दें कोई तो कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, क्या करता था या करता है, बता सकते हैं ना। जल्दी से ज़रा लिख दीजिए कोई एक दो बच्चे ज़रा, शाबाश। फिर मैं उसको रिपीट कर दूं या एडिशन कर दूं। भाई राइट करने में इतनी देर नहीं लगाया करो भाई, तुम लोग माशाल्लाह से व्हाट्सएप पे और उस पे एसएमएस तो बड़ी तेजी से राइट करते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, बिल्कुल जी ठीक है जी। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस सप्लाई एनर्जी, आंसर पावर प्लांट ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, इट इज पावर हाउस ऑफ सेल। ये सब मैं जो पढ़ रहा हूँ ये आंसर पढ़ रहा हूँ जो आपकी तरफ से आए हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये पावर हाउस है और पावर हाउस हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मसल्स को, यानी स्मूथ मसल्स हो, कोई भी मसल्स हो, उनको एनर्जी की जरूरत है। और भी आंसर आ रहे हैं जी, हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक जी, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है जी, मैंने सबके आंसर आपके जो आपने किए वो मैंने रीड आउट कर दिए। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और रेस्पिरेशन जब भी होता है तो वो
एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। तो इस मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। अब यहाँ हमने लेस नंबर ऑफ क्यों लिखा? लेस नंबर हमने इसलिए लिखा कि हम कंपैरेटिवली अगर बात कर रहे हैं अदर देन स्मूथ मसल्स, यानी कि स्केलेटन मसल्स और कार्डिक मसल्स, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी अलग होगी और इसमें उनसे कम है। अरेंजमेंट की बात अगर करें कि कहाँ कैसे अरेंज है, दे आर अरेंज इन अ शीट अराउंड द होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एक कवरिंग बना लेते हैं, एक शीट बना लेते हैं और किसी भी इंटरनल ऑर्गन के ऊपर एक शीट की कवरिंग लाइक, ताकि उसको पैक कर दिया जाए। और बिटवीन द ऑर्गन एंड द स्मूथ मसल्स देयर इज अ फ्लूइड ऑलवेज प्रेजेंट। इन दोनों के दरमियान फ्लूइड जरूर वहां मौजूद होता है और वो फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये भी शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, इनके पास भी एक क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन अगर इनसे शॉक निकलकर आगे चला गया तो वो ऑर्गन से पहले उस फ्लूइड में, लिक्विड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे आपने सुना पढ़ा भी होगा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर हार्ट से पहले एक लिक्विड या फ्लूइड मौजूद है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ब्रेन के ऊपर एक कवर है, उस कवर के दरमियान में हमारे लिक्विड मौजूद है, तो वो हमारे शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो दे आर कंपोज बाय एक्टिन एंड मायोसिन। ये दो चीजें हम बड़ी डिटेल के साथ मैकेनिज्म में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर और आगे भी आपको ये याद रखना है कि एक्टिन एंड मायोसिन आर द प्रोटीन। एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट प्रोटीन एंड मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट प्रोटीन। मायोसिन जो है थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, जबकि एक्टिन थोड़ी सी पतली होती है, थिन होती है। दोनों हैं प्रोटीन। और दुनिया की सबसे अच्छी मजबूत बॉन्ड बनाने वाली प्रोटीन कहलाती है। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रोपोमाइनिन, वो भी प्रोटीन है, वो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जो कॉम्पोजिशन है वो हमारा एक्टिन और मायोसिन का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी अरेंजमेंट से हमारा ये स्मूथ मसल कंपोज होता है। ठीक है जी। स्ट्राइएशन, जो मैंने अभी आपसे बात की थी, धारी, तो हमने इसको कहा था नॉन स्ट्राइटेड, इसमें धारियां नहीं है। धारियां कैसे बनेगी? दे डू नॉट हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, इनके पास कोई ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है, सो ऑल्सो नोन एज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। इसको हम उर्दू में कहते हैं गैर धारीदार। आपने वो देखा ना हमारा टाइगर को, वो धारियां आ रही, तो धारियां क्यों नजर आ रही होती हैं? जिब्रा को देख लें तो एक ब्लैक लाइन है, एक वाइट। वो जो व्हाइट लाइन है असल में वो अगर व्हाइट ना भी हो तो भी